हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के टॉपिक पे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डिफरेंसेस बिटवीन इंक्वायरी एंड ट्रायल। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो रेगुलरली यूज्ड होते हैं सीआरपीसी में, तो आपको इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस को जानना ही चाहिए। आज के एपिसोड को, आज के लेक्चर को शुरू करें उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको दिख जाएगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ, आप बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हमको इंक्वायरी और ट्रायल के बेसिक को समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको जानना है वो डिफरेंसेस पे आने से पहले वो ये कि जो इंक्वायरी शब्द है इसको सीआरपीसी 1973 में डिफाइन किया गया है। किस सेक्शन में? सेक्शन 2 क्लॉज जी में। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब आप ट्रायल के बारे में देखोगे तो ट्रायल को सीआरपीसी 1973 में डिफाइन नहीं किया गया है। तो पहला बात कि इंक्वायरी को सीआरपीसी में कैसे डिफाइन किया गया? ऑब्जेक्ट के आधार पे। इंक्वायरी का क्या ऑब्जेक्ट होता है? ऑब्जेक्ट ये होता है इस बात को तय करना कि जो भी सबूत, जो भी तथ्य, फैक्ट बिफोर कोर्ट या मजिस्ट्रेट प्रेजेंट हुआ है, उस फैक्ट एविडेंस का क्या सच्चाई है और वो कितना गलत है। दैट मींस टू डिटरमाइन दी ट्रुथ और फॉलिसिटी ऑफ सच एविडेंस और फैक्ट विच वर प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो ये हो गया इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू 2 क्लॉज जी ऑफ द सीआरपीसी 1973। लेकिन ट्रायल को तो कहीं डिफाइन किया गया नहीं है। ट्रायल को 1973 के प्रोसीजर कोड में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जो ट्रायल शब्द है इसको डिफाइन किया गया है सीआरपीसी कोड 1872 में। 1872 का जो कोड है उसमें डिफाइन किया गया था ट्रायल को। तो लिटरली ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्रायल मीन्स अ काइंड ऑफ प्रोसीडिंग इन विच कोर्ट proceed to conclude the cause between the party whether it relate to the criminal or civil matter। ट्रायल क्या एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में कोर्ट आगे बढ़ता है और इस बात को तय करता है कि जो भी विवाद पार्टी के बीच में है, चाहे उसका नेचर सिविल हो या क्रिमिनल हो, उसको तय किया जा सके। तो इस प्रक्रिया को हम ट्रायल कहते हैं। लिटरली इसको कहा गया कि डिफाइन नहीं किया गया है 1973 के प्रोसीजर कोड में, याद रखना। और डिफाइन कहां किया गया है? तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1872 में डिफाइन किया गया है। जब हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे तब हम और अच्छे से बताएंगे कि सीआरपीसी का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ। अगर आपको सीआरपीसी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे लेक्चर चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। आपको सीआरपीसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के संबंध में भी लेक्चर अपलोड हो जाएगा और आप जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आते हैं डिफरेंसेस पे बात करते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट है कि इंक्वायरी, पहला नंबर बोर्ड पे लिखा हुआ बात को आपको लिख लेना है। आपको लेक्चर को देखते वक्त नोटबुक रखना है और बोर्ड में जो भी पॉइंट लिखे हुए होते हैं आपको उसको राइट डाउन करना है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पहला अंतर क्या है कि इंक्वायरी मस्ट नॉट रिलेट ओनली टू एन ऑफेंस। इंक्वायरी कोई जरूरी नहीं है कि उसका संबंध सिर्फ ऑफेंस से होगा, वो किसी अदर मैटर से भी संबंधित हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस से संबंधित हो सकता है। अगर मेंटेनेंस का बात उठा है वाइफ या चिल्ड्रन या एज पेरेंट का, तो इंक्वायरी का संबंध उस मेंटेनेंस प्रोसीडिंग से भी हो सकता है। पब्लिक न्यूसेंस के मैटर पे भी इंक्वायरी का संबंध हो सकता है, इंक्वायरी उस पब्लिक न्यूसेंस पे भी हो सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि इंक्वायरी जब भी होगा तो जरूरी नहीं किसी ऑफेंस का हो, किसी अदर मैटर का भी इंक्वायरी होता है। लेकिन ट्रायल जब भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस का ही होगा, ये आप ध्यान रखना। अब आते हैं दूसरा नंबर पॉइंट पे। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि नेवर एंड्स इन कन्विक्शन और एक्यूटल। इंक्वायरी का जब भी परिणाम आएगा तो क्या कन्विक्शन आता है परिणाम? क्या एक्यूज को इंक्वायरी में कन्विक्ट किया जाता है? क्या एक्यूज को इंक्वायरी में बाजिद बरी कर दिया जाता है, एक्यूट कर दिया जाता है? नहीं। तो इंक्वायरी का कभी भी रिजल्ट कन्विक्शन या एक्यूटल में नहीं होगा। हाँ, इंक्वायरी के केस में मजिस्ट्रेट या कोर्ट एक्यूज को या तो डिस्चार्ज कर सकती है या फिर कमिट कर देगी टू दी हायर कोर्ट। अब यहां दो इंपॉर्टेंट टर्म यूज हो गया है, एक तो डिस्चार्ज और एक्यूटल। डिस्चार्ज और एक्यूटल में क्या अंतर है आपको ये पहले बता देते हैं। इस पे थोड़ा सा आपको एक अंतर बताते हैं डिस्चार्ज और एक्यूटल में। तो एक्यूटल एक प्रकार का जजमेंट होता है, लेकिन डिस्चार्ज जजमेंट नहीं होता है। इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं डिस्चार्ज और एक्यूटल में।
अगर आपको इन दोनों के बीच में अंतर को समझना है और जानना है तो आपको इसको लेकर जो लेक्चर वीडियो है वो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसको क्लिक करना लिंक पे और देखना, जरूर देखना कि क्या अंतर होता है एक्यूटल और डिस्चार्ज में। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आप जरूर देखना। ये हो गया। दूसरा कि कमिटमेंट का क्या मतलब होता है। अब यहाँ कमिटमेंट होता है कि होता है मेड ओवर। तो मेड ओवर और कमिटमेंट में क्या फर्क होता है ये भी जान लो। कमिटमेंट और मेड ओवर का अगर बात करें प्रवृत्ति नेचर का, तो वो एक प्रकार का ट्रांसफर ही होता है। जब मामला एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाता है तो उसको कमिटमेंट भी कहते हैं और मेड ओवर भी कहते हैं, लेकिन टर्म यूज अलग अलग हो गया है। इसका मतलब उसका लीगली उसका जो मीनिंग है वो अलग है। फॉर एग्जांपल कि कमिटमेंट के केस में क्या होता है, मामला ऊपर के कोर्ट में भेजा जाता है। कमिटमेंट के केस में क्या होता है, मामला नीचे के कोर्ट से ऊपर के कोर्ट में भेजा जाता है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे मेड ओवर का, तो मेड ओवर हमेशा ऊपर के कोर्ट से नीचे कोर्ट में मामला आता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है कमिटमेंट और मेड ओवर में। तो डिस्चार्ज एक्यूटल का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दूसरी ओर जब ट्रायल का बात करेंगे तो ट्रायल जब भी खत्म होगा तो उस केस में एक्यूज या तो बाइज्जत बरी होगा, एक्यूट होगा या कन्विक्ट होगा, उसको सजा सुनाया जाएगा। तो ये दूसरा नंबर पॉइंट था। तीसरा नंबर पॉइंट में क्या आता है कि इंक्वायरी सेकंड स्टेज है और वही दूसरी ओर जो ट्रायल है वो क्या है, वो थर्ड स्टेज होता है क्रिमिनल केस का। इंक्वायरी क्रिमिनल केस का सेकंड स्टेज और ट्रायल थर्ड स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। चौथा नंबर पॉइंट है कि कौन किसको प्रिसीड करता है, कौन पहले होता है। तो जेन्युइन बात है कि सबसे पहले इंक्वायरी होगा, माफ कीजिए सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद इंक्वायरी होगा, उसके बाद ट्रायल होता है। तो इंक्वायरी हमेशा याद रखना ट्रायल के पहले होता है और इंक्वायरी को फॉलो करता है ट्रायल। क्योंकि ट्रायल जब भी होगा तो इंक्वायरी में लिए गए निर्णय के अकॉर्डिंग ही हो चलता है ट्रायल। तो सबसे पहले इंक्वायरी होता है, उसके बाद ट्रायल होता है और ट्रायल हमेशा बाद में होता है इंक्वायरी के, और हमेशा इंक्वायरी को फॉलो करता है। इंक्वायरी कभी ट्रायल को फॉलो नहीं करता है। ये चौथा नंबर पॉइंट हो गया डिफरेंसेस को लेके। पांचवा नंबर पॉइंट है ज्यूरिसडिक्शन को लेके। अब ज्यूरिसडिक्शन को लेके दोनों में क्या फर्क है इंक्वायरी और ट्रायल में। देखो, इंक्वायरी जब भी होगा तो वो ऑफेंस का हो सकता है, किसी अदर मैटर का भी हो सकता है। अब जो इंक्वायरी करने वाला मजिस्ट्रेट या कोर्ट है, जो भी जुडिशियल ट्रिब्यूनल है, कोई जरूरी नहीं है कि उस मैटर पे उस कोर्ट या मजिस्ट्रेट का जुडिशियल हो जिस मैटर पे वो इंक्वायरी कर रहा है, उस मैटर पे उस मजिस्ट्रेट या कोर्ट का जुडिशियल हो ही ये जरूरी नहीं है, चाहे वो मैटर ऑफेंस हो या कोई अदर मैटर हो। समझ में आ गई बात। लेकिन ट्रायल जब भी अपराध का होगा तो उस अपराध पे एज अ जनरल रूल उस अपराध पे उस कोर्ट या मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन होना ही चाहिए। तो ये हो गया पांचवा नंबर डिफरेंस ट्रायल और इंक्वायरी के बीच। तो अब दोस्तों हम लोग लेक्चर को यहां पे ही कंक्लूड करेंगे। हम लोगों ने आज इस लेक्चर में बस इतना समझा कि इंक्वायरी और ट्रायल के बीच में क्या डिफरेंसेस है। मैं अंततः आप लोग को इतना ही बोलना चाहता हूं कि आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है, बात समझ में आई है, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने स्टडी रेट ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से, आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है, आपको किसी केस में आप फंस चुके हो, आप एक लॉ स्टूडेंट हो, आपको समझ नहीं आता कि कैसे तैयारी करें, कैसे हम पढ़ें अच्छे से, कैसे हम जुडिशियल एग्जाम को क्रैक करें, बेरैक्ट में कैसे पकड़ बनाए, कोई भी समस्या है आपके पास, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा कहां पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।